नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9th का जो चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको सेल कहते हैं, उसके नोट्स। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हैंड रिटन नोट्स होने वाले हैं और मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूं कि अगर ये नोट्स आप लोग ने ठीक से पढ़ लिए तो आपके फुल मार्क्स इस चैप्टर से स्कोर कर सकते हैं आप। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या नोट्स में दिया गया है। हालांकि मैं इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग पीडीएफ को जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल ड्राइव की एक लिंक आपको मिली है, वहाँ से आप आसानी से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन डाउनलोड करने से पहले जो जो चीज़ें इसमें दी गई हैं उसको अगर एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लिया जाए, थोड़ा सा देख लिया जाए, तो वो बहुत ज़्यादा सही रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले सेल की डेफिनेशन दी गई है। सेल क्या होता है ये आपको पता है। सेल की डेफिनेशन है, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया है, तो अलग अलग डिस्कवरर्स दिए गए हैं, किस डिस्कवरर ने क्या किया है। उसके बाद सेल थ्योरी की बात करी गई है कि सेल थ्योरी क्या होती है, सेल थ्योरी किसने डिस्कवर करी है, कैसे सेल को हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, वो सब चीज़ें दी गई हैं। देखिए, कुछ अच्छे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी दिए गए हैं इसमें, जैसे वाई इज़ द सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऐसे ऐसे कुछ एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनके भी आंसर्स दिए गए हैं। बहुत अच्छे नोट्स हैं बताइए। ऑन द बेसिस ऑफ सेल कंपोजिशन, जो भी डिवीजन है सेल का, तो ऑर्गेनिजम्स का जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये सब चीज़ें दी गई हैं। इसके साथ ही साथ हर चीज़ में एग्जाम्पल जरूर दिया गया। और देखिए, ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है, लार्जेस्ट सेल क्या होता है, लॉन्गेस्ट एनिमल सेल कौन सा होता है, तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो एक एक नंबर में पूछी आती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको दी गई हैं इस नोट्स में। ठीक है, इसके बाद जो है आपके पास पार्ट्स ऑफ सेल दिए गए हैं कि जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। तो आपको पता होगा 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसी इंपॉर्टेंट पार्ट्स में फिर थोड़ा सा डायग्राम भी देखिए दिया गया, जैसे स्मूथ सेल जो होता है वो कैसा होता है, ओवम कैसा होता है, स्पर्म कैसा होता है। ठीक है, नर्व सेल कैसे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया गया, थोड़ा सा ये टॉपिक ब्लर हो गया है, लेकिन उसको आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, लिविंग पार्ट्स ऑफ द सेल दिया गया है, कौन कौन से सेल ऑर्गेनल होते हैं वो सब दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन भी दिया गया, व्हाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये सबके आंसर्स भी इतने आसान लैंग्वेज में दिए गए हैं कि आप आसानी से इन सब चीज़ों को समझ पाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ऑस्मोसिस के बारे में बताया गया। ऑस्मोसिस आपको पता होगा कि मूवमेंट होता है वाटर पार्टिकल्स का, या जो भी लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं उनका मूवमेंट होता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस अगर देखेंगे तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बताई गई है, इसको सिलेक्टिवली परमिएबल क्यों कहते हैं ये सब बताया गया है। ठीक, जो ऑस्मोसिस है उसमें 2 तरीके के ट्रांसपोर्ट आपको मिलेंगे, मतलब जो ट्रांसपोर्ट होता है वो 2 तरीके के आपको मिलेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपको डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस मिलता है। इसके बाद पैसिव ट्रांसपोर्ट को एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें डिफ्यूजन आया है। डिफ्यूजन बताया गया है क्या होता है। ठीक है, तो डिफ्यूजन में अगर आप देखेंगे तो इसमें कोई सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है डिफ्यूजन की, वो सब चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, 4 इंपॉर्टेंस भी दी गई है। इसके बाद एक क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है, वाई डू सब्सटेंसेज लाइक CO2 NH2O मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये आप लोग देखिए डायग्राम के साथ इसको एक्सप्लेन भी किया गया है, तो ये सब चीज़ें आप लोग आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद ऑस्मोसिस एक्सप्लेन किया गया, ऑस्मोसिस भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में बच्चों को कभी कभी कन्फ्यूजन भी होता है, तो उसके लिए डिफरेंस दे दिया गया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। तो इसको भी अगर आप पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको दोनों की क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये देखिए 4 डिफरेंस दिए गए हैं। इसके बाद देखिए ऑस्मोटिक सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और साथ ही साथ देखिए डायग्राम के साथ इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसी तरीके से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भी एक्सप्लेन किया गया है। ये सब आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। आप चाहें तो इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं और आसानी से फिर उसको पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंस बताई गई, जैसे डिफ्यूजन की इंपॉर्टेंस बताई गई थी, वैसे ही ऑस्मोसिस की भी इंपॉर्टेंस बताई गई है। आगे बढ़ते हैं तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया गया। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में डिफरेंस बताया गया क्या होता है। तो ये सब छोटा सा टॉपिक है, इसको आप देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस जैसा कि अभी पहले डिस्कस किया था। इसके बाद देखिए हमारे पास कुछ सेल ऑर्गेनल आ जाते हैं, जैसे एक सेल वॉल है। सेल वॉल इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो ये क्या होता है, किस पे प्रेजेंट होता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये सारी चीज़ें सेल वॉल में दी गई हैं। ठीक है, सेल वॉल के बाद जो अगला हमारे पास है वो है प्लाज्मोलिसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। ठीक है, तो प्लाज्मोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ठीक से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए ये अक्सर पूछा जाता है कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं।
ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फिर जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में फिर देखिए डिफरेंस भी बता दिया गया है कि होते क्या हैं ओरिजिनल, ठीक है, मतलब ये असलियत में होते क्या हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, सारे डिफरेंसेस जो हैं, अगर आप एक बार पढ़ लेंगे, इसको याद कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। प्रोकैरियोटिक सेल का देखिए डायग्राम भी दिया गया है, जैसे आप लोग देख सकते हैं बैक्टीरिया सेल है, ठीक है, तो उसका डायग्राम भी दे दिया गया है। यूकैरियोटिक सेल में तो हम ही लोग आ जाएंगे, तो जो हम लोग हैं वो हम लोग के पास कैसे सेल्स हैं, यूकैरियोटिक सेल्स हैं। इसके बाद देखिए क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल जो होगा उसमें न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, हम लोग में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में, तो इसीलिए डिफरेंस दे दिया गया है न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड में, ठीक है। तो इस डिफरेंस को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे अच्छे डिफरेंसेस हैं, क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछे आते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोइड एंड न्यूक्लियस। इसी तरीके से ऑर्गन्स में और ऑर्गेनल में डिफरेंस क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। ऑर्गन्स जैसे हम लोग के ऑर्गन्स है, नोज़ है, ईयर्स है, ठीक है, टंग है, ये सब ऑर्गन्स हैं। ऑर्गेनल क्या होता है कि एक सेल में होता है सेल वॉल, ठीक है, ये अगर देखा जाए प्लास्टिड्स हो गया, ठीक है, तो बहुत सारे लाइजोसोम्स हो गया, राइबोसोम्स हो गया, सब ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनल्स। अब देखिए सेल वॉल में सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस दिया गया है, बच्चों को लगता है कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन सेम चीज़ें हैं, लेकिन सेम नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो दी गई हैं ये दोनों में डिफरेंस है, जिसको आप लोग पढ़ लेंगे। इसके बाद देखिए प्रोटोप्लाज्म दिया गया है, तो प्रोटोप्लाज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट ये कह सकते हैं फ्लूइड है, ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को मिला के प्रोटोप्लाज्म बनेगा, या ये कह सकते हैं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला के प्रोटोप्लाज्म बनता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, देखिए साइटो का मतलब याद रखिएगा सेल होता है, साइटोप्लाज्म मतलब सेल, और अगर साइटोलॉजी बोला जाए तो सेल की स्टडी क्या कहलाती है, साइटोलॉजी कहलाती है। तो जितने भी ऑर्गेनल जहाँ भी प्रेजेंट होते हैं वो सब साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है ये सब आप लोग देख सकते हैं, आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। फंक्शंस क्या होते हैं साइटोप्लाज्म के, ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा कि साइटोप्लाज्म के फंक्शन क्या है। उसके बाद देखिए सेंटर पे जो हमारा एक ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि न्यूक्लियस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। इसके बाद न्यूक्लियस के क्या क्या पार्ट होते हैं, तो देखिए डायग्राम के साथ इसको एक्सप्लेन कर दिया गया है। डायग्राम भी देखिए बहुत अच्छा सा बनाया गया है, ये आपको एनसीईआरटी में भी डायग्राम मिल जाएगा, ठीक है। तो डायग्राम बनाया गया है न्यूक्लियस का, आप इसको आसानी से देख सकते हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें न्यूक्लियस में होती हैं। अब न्यूक्लियर एनवलप बताया गया, हालांकि ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ना चाहें तो न्यूक्लियर एनवलप हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, क्रोमैटिन मटेरियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रोमैटिन मटेरियल क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर जीन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए कि जीन क्या होता है, ये सब चीज़ें न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं तो फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के फंक्शन क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस में डिफरेंस क्या है ये दिया गया है, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, आप लोग इसको आसानी से देख सकते हैं। फिर क्रोमोसोम के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज दी गई है, क्रोमोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा हम लोग के बॉडी में भी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, मतलब ह्यूमन बींग में अगर देखा जाए तो 23 पेयर क्रोमोसोम के होते हैं। इसके बाद सेल ऑर्गेनल में अगर देखा जाए तो डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल होता है, सिंगल मेम्ब्रेन होता है और मेम्ब्रेन लेस होता है। तो डबल मेम्ब्रेन में से एग्जांपल दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। सिंगल मेम्ब्रेन में दिया गया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइजोसोम, वैक्यूल, गोल्गी अपैरेटस। मेम्ब्रेन लेस में दिया गया है राइबोसोम्स और सेंट्रोसोम, ठीक है। तो इस तरीके से सेल ऑर्गेनल का भी डिवीजन हुआ है। फिर सेल इंक्लूजन बताया गया है, ठीक है, सेल इंक्लूजन क्या है उसको थोड़ा सा देखा गया है। फिर डबल मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनल है उनको देखा गया है कौन कौन से हैं। तो इसमें देखिए कितना अच्छा डिवीजन किया गया है कि मेम्ब्रेन के हिसाब से, मेम्ब्रेन्स के हिसाब से क्या कर दिया गया है, ऑर्गेनल को डिवाइड कर दिया गया, फिर उस हिसाब से उसको समझाया गया। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, क्यों पावर हाउस कहते हैं वो सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, इसको आप लोग आसानी से पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से फंक्शन दिया गया है, प्लास्टिड्स का फंक्शन दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो प्लास्टिड्स क्या होते हैं, तो देखिए प्लास्टिड्स के टाइप दिए गए हैं, जैसे ल्यूकोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। इसके बाद थर्ड पे आते हैं, देखिए ल्यूकोप्लास्ट दिया गया है, इसमें कोई कलर, ये कलरलेस पिगमेंट होता है, कलरलेस प्लास्टिड होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता, ठीक है। तो स्टार्च, प्रोटीन, ऑयल, ये सब चीज़ें जो बातें करी गई हैं इसको आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। कहाँ पाया जाता है, तो रूट्स में पाया जाता है। फिर क्रोमोप्लास्ट दिया गया है कि क्रोमोप्लास्ट क्या होता है। फिर क्लोरोप्लास्ट दिया गया है, देखिए क्लोरोप्लास्ट के बारे में आपको ये बात जानना जरूरी है कि इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं किचन ऑफ द सेल, ठीक है। कहाँ पाया जाता है, तो ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है, ये भी आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ठीक है। ग्रेनम प्रेजेंट होता है, और ग्रेनम कहाँ प्रेजेंट होता है, तो स्ट्रोमा में होता है। ठीक है, तो ग्रेनम एम्बेडेड किस में होता है, स्ट्रोमा में होता है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें डीएनए होता है, राइबोसोम्स होता है, ये सब चीज़ें भी आप लोग थोड़ी सी पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी दे दिया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है ये, और साथ ही साथ प्लास्टिड्स का स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, तो बिल्कुल स्ट्रक्चर वेल लेबल डायग्राम है, आप लोग आसानी से इसको पढ़ के समझ सकते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं प्लास्टिड के, ये यहाँ पे दिए गए हैं, तो प्लास्टिड्स के फंक्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये भी आपको समझ में आ जाएंगे प्लास्टिड्स के काम क्या होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट में डिफरेंस दिया गया है। ल्यूकोप्लास्ट आपको पता है कलरलेस प्लास्टिड है, क्रोमोप्लास्ट कलरलेस नहीं होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट में डिफरेंस दे दिया गया है। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में डिफरेंस दे दिया गया है। फिर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड पे आते हैं, तो इसमें जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगेन दो पार्ट्स में डिवाइडेड, एक रफ होता है जिसको RER कहेंगे, देखिए लिखा है, और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको SER कहेंगे। अब RER का फंक्शन क्या है, SER का फंक्शन क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा कि RER में राइबोसोम्स अटैच होते हैं और उसी की वजह से प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। फिर फंक्शंस दिए गए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, फिर डिफरेंस देखिए दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि RER में और SER में डिफरेंस क्या होता है। फिर लाइजोसोम्स दिया गया है, लाइजोसोम्स आपको पता होगा, इसी को क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। तो लाइजोसोम क्या होते हैं, इनके क्या फंक्शंस होते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, इनको सुसाइडल बैग्स भी कहेंगे, उनको डाइजेस्टिव बैग्स भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर वैक्यूल दिया गया है, वैक्यूल क्या होता है, तो वैक्यूल भी देखिए, वैक्यूल बताया गया है क्या होता है। उसके बाद वैक्यूल के 3 टाइप भी बताए गए हैं, सैप वैक्यूल हो गया, फूड वैक्यूल हो गया, और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। ठीक है, पढ़ लीजिएगा एक बार, आसान है बहुत, कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, सिंपल इजी लैंग्वेज में दिया गया है, आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर फंक्शन दिए गए हैं वैक्यूल के क्या होते हैं। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, यही कह सकते हैं ऑर्गेनेल है, जिसको गोल्गी अपैरेटस कहा गया है। ठीक है, ये कैमिलो गोल्गी ने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं। डिक्टोजोम्स के बारे में बताया गया है कि व्हाट इज़ डिक्टोजोम। ठीक है, ये सब आप पढ़ लेंगे। फंक्शंस क्या होते हैं इसके, ये इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है, मेम्ब्रेन लेस जो ऑर्गेनेल हैं वो क्या क्या हैं, जैसे राइबोसोम है, राइबोसोम क्या होते हैं, किसके बने होते हैं, क्या फंक्शन होता है राइबोसोम का। सेंट्रोसोम क्या होते हैं, किसके बने होते हैं, क्या फंक्शन होता है। डिफरेंस क्या है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में, ये सब चीज़ें हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आप लोग ज़रूर ठीक से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। प्लांट सेल का डायग्राम दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग क्लास 8 से इस डायग्राम को देखते हुए आ रहे हैं। क्लास एनिमल सेल का भी डायग्राम है, नीचे दिया गया है, तो इसको भी आप लोग देख के समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब चीज़ें दी गई हैं, मतलब ये डायग्राम ही है, फिर से डायग्राम रिपीट कर दिया गया है। इसके बाद देखिए सेल ऑर्गेनेल और उनके डिस्कवरर्स जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस जैसे डिस्कवर किया रॉबर्ट ब्राउन ने, प्रोटोप्लाज्म पुरकिंजे ने डिस्कवर किया, क्रोमोसोम्स को वर्ल्डेयर ने डिस्कवर किया, माइटोकॉन्ड्रिया को बेंडा ने डिस्कवर किया। ऐसे ऐसे करके जो जो डिस्कवरर्स हैं जिसके, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो आप लोग इसको भी देख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। डिफाइन डेफिनेशन पूछी गई है, कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट दिया गया है, जैसे न्यूक्लियोइड क्या होता है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होती है, सब इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के बारे में। फिर सेल डिवीजन पे आते हैं, ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक है, इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन क्यों नेसेसरी है, वो क्या इसकी इंपॉर्टेंस है सेल डिवीजन की, सेल डिवीजन के कितने टाइप्स होते हैं, ये सब बताया गया है। तो देखिए आप अक्सर पढ़ेंगे कि 2 ही टाइप होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस, लेकिन टाइप यहाँ पर 3 है, ए माइटोसिस, फिर माइटोसिस है, और फिर क्या है, मियोसिस है। फिर तीनों को क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, बहुत आसान तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। याद रखिएगा, माइटोसिस में क्या होता है, 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं, क्रोमोसोम का नंबर जो होता है वो हाफ हो जाता है। ठीक है, तो ये सब डिफरेंसेस दिए गए हैं, साथ ही साथ सब कुछ देखिए यहाँ पर बताया गया है कि माइटोसिस में क्या होता है और मियोसिस में क्या होता है। अगर आप देखें थोड़ा सा इसको डीप में भी लेके गए हैं कि माइटोसिस की स्टेजेस क्या क्या होती हैं, प्रोफेज हो गया, ठीक है, इसके बाद एनाफेज हो गया, मेटाफेज हो गया, ये सब चीज़ें दी गई हैं। तो इतना आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो इसको मेटाफेज, टेलोफेज, प्रोफेज, ये सब चीज़ें आप एक बार पढ़ सकते हैं। साइटोकाइनेसिस भी आप इसको एक बार रीड कर लेंगे तो भी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये डायग्राम के साथ देखिए पूरा बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो इस चैप्टर की हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ठीक से पढ़ लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में जाके
इस जो भी नोट्स हैं उसको डाउनलोड करके अपना स्टोर कर लीजिएगा। तो बेटा आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।